हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप कि आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इसी प्रिपरेशन को आज हम लोग और अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग एक ही वीडियो के अंदर ज्योग्राफी के सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। उसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों की जो हाफ ईयरली के लिए जितने भी जैसे कि नोट्स हो गए, आपको पेपर चाहिए, उन सभी की मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है। वहां से जाकर के आप इन सभी को देख सकते हो, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा ताकि आप अपने हाफ ईयरली के अंदर अच्छा स्कोर कर पाओ। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इज एन आयरन ओर। आयरन ओर किस तरीके का रिसोर्स है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है कि ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। इसका आंसर तो एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में दो। तो देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आयरन ओर है। आयरन कहां से मिलता है? हमें अर्थ क्रस्ट से मिलता है। तो ये देखो कि आयरन हमें क्या इतना मिल सकता है कि हमें उसकी ऐसा पेलेंटी में हो? नहीं, आयरन को हम यूज में करेंगे तो वो उसकी जो वैल्यू है वो खत्म होती जाती, मतलब खत्म हो जाएगा एक टाइम के ऊपर। तो ये जो है हमारे पास में एक रहेगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन की ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो ये टाइप ऑफ रिसोर्स के ऊपर बेस्ड एमसीक्यू था। फिर सेकंड एमसीक्यू आता है हमारे पास में कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज। जो अब हमारे ओरिजिन के ऊपर किस तरीके से हम लोग उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं? तो हम उन्हें उनके ओरिजिन के बेसिस के ऊपर कर सकते हैं। एक तो बायोटिक और एबायोटिक बेसिस पर हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं। तो इसके लिए ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नाउ इसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर की कहा गया है कि मिनरल्स एंड द फॉसिल फ्यूल्स आर द एग्जांपल ऑफ एन द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज व्हिच टेक। अब यहां पर ये जो है ये आपके एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट है, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। इसमें पूछा गया है कि कितना टाइम लगता है किसी भी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बनने में। तो याद रखना कि अगर एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बनता है तो उसको बनने में कम से कम मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा मिलियंस ऑफ ईयर्स रहेगा। कि अभी जो हम लोग गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाते हैं, तो आप सोच करके देखो कि उसको बनने के अंदर 1 मिलियन ईयर लगा था। अब 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख होता है 1 मिलियन का मतलब। कि आप जो 1 लीटर पेट्रोल डला रहे हो ना अपनी बाइक या स्कूटी में या जिसमें भी, तो वो 1 लीटर पेट्रोल को बनने के लिए 10 लाख साल लगे थे। तो आप सोच सकते हो कि इतना टाइम लगता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बनने के लिए। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं जिनके अंदर डेट्स होती हैं या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से पूछा गया है कि इन जून 1992 मोर देन द 100 हेड्स ऑफ स्टेट मीट इन ब्राजील। ब्राजील में उन्होंने मीटिंग करी थी ऑन द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिति। तो अर्थ समिति किसके ऊपर बेस्ड थी? तो आप लोगों को मैंने बताया था कि अर्थ समिति जो है वो हुई थी रायो डी जेनरियो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन रहेगा, रायो डी जेनरियो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा। डेट जरूर से याद रखना कि कब हुआ था। जून 1992 के अंदर जेन डी रायो यहां पर अर्थ समिति बनाई थी, इंटरनेशनल अर्थ समिति बनाई गई थी। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है, जिसके अंदर की है कि द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड। अब मिनरल्स तो वहां पर मिलता ही है, उसी के साथ में वहां पर क्या मिलता है? तो वहां पे बेसिकली इन 3 स्टेट के अंदर मिनरल के साथ में हमें मिलता है कोल। तो इसके साथ में कोल का भी डिपॉजिट उन स्टेट्स में मिल जाता है ना। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर की कहा गया है कि वॉज द फेमस इंडियन फ्रीडम फाइटर। अब ये एक स्टेटमेंट दिया गया है। अब ये स्टेटमेंट पढ़ो कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड। तो यहाँ पर देखो ये जो स्टेटमेंट है ये है हमारे जो फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी जी के द्वारा ये स्टेटमेंट है। तो उनका कहना ये था कि देखो सभी की जो डिमांड है, हमारे पास में इतने रिसोर्सेज हैं कि सभी की जो डिमांड है वो तो फुलफिल हो सकती है, लेकिन जो सभी की ग्रीड है कि हमें ज़्यादा चाहिए वो फुलफिल नहीं हो सकती। तो ये जो स्टेटमेंट था ये था महात्मा गांधी जी के द्वारा था। तो जो भी आप लोगों को ऐसे स्टेटमेंट वगैरह होते हैं ना, कोट्स दिए होते हैं बुक के अंदर, उनको अंडरलाइन कर लिया करो कि वो किसने कहे थे। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसके अंदर की कहा गया है कि लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। एक या फिर एक से कम साल के लिए अगर कोई भी एक एग्रीकल्चर लैंड को हम छोड़ देते हैं तो उसको क्या कहते हैं?
कहते हैं। तो देखो यहां पर आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, यहां पर बोला गया है ईयर, लेकिन अगर ये बोल देता साइकिल तो साइकिल के केस के अंदर इसके अंदर आंसर एकदम से ही अलग हो जाता। साइकिल के अंदर अगर बोलता तो वो हो जाती फैलोलैंड, लेकिन यहां पर बोला गया है एग्रीकल्चर ईयर। तो एग्रीकल्चर ईयर जब होगा तो इसका जो आंसर होगा वो चेंज हो जाएगा, इसके लिए रहेगा करंट फैलो, इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो इसके लिए सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नाउ अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है मेरे ही स्टेट का क्वेश्चन है। तो एज यूजुअल मैं फिर से पूछूंगा कि आप लोग कौन से स्टेट से हो, तो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि भैया मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं आसाम से हूँ, या फिर मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, कोई भी कहाँ से भी हो ना, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना कि आप कौन से स्टेट से हो। और हाँ, एक और बार बताना कि आप लोगों में से कोई अंडमान निकोबार से है क्या। एक इसका बहुत ही गजब का इंसिडेंट्स है, वो अब मैं आपको कभी बताऊंगा, लेकिन आज हम लोग इसी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल इनोव्ड विद सोलर। यहाँ पर राजस्थान के अंदर गर्मी बहुत ही पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर सोलर आप आसानी से जनरेट कर सकते हो, सोलर प्लांट आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। एंड फिर इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक है एनर्जी बट लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज। और हमारे राजस्थान के अंदर वाटर रिसोर्सेज उतने नहीं है, हमारा राजस्थान एक तरीके से डेजर्ट साइड में आता है। तो अब इसके अंदर सोलर के साथ में क्या होता है, जहां हमारे डेजर्ट के अंदर क्या होता है कि विंड चलती है, तो अब विंड चलती है तो क्या होगा, यहाँ पर विंड एनर्जी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विंड एनर्जी, एकदम से करेक्ट हो जाएगा कि राजस्थान इज मेनली हैविंग द सोलर एंड द विंड एनर्जी। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर के फिर से यही क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में क्या लोकेटेड है, तो राजस्थान के अंदर आपको याद रखना है कि सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो जब कभी भी आप राजस्थान विजिट करो तो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जरूर से जाना, बहुत ही अच्छी, इसमें आपको बहुत तरीके के जो जानवर हैं वो देखने को मिलेंगे। जब आपके एग्जाम खत्म हो जाए तो जरूर से आना हमारे राजस्थान में, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आता है फर्स्ट में आपको फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूटिंग 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। और इसके अंदर देखिए एक ऐसे स्टेट है जो कि पूरे इंडिया के अंदर जिसके पास में ना लार्जेस्ट एरिया है अंडर परमानेंट फॉरेस्ट की, उसको चेंज नहीं कर सकते, परमानेंट रहेगा तो परमानेंट है, और इसके अंदर 75% उसको कंट्रीब्यूट करता है। तो एक बस एकमात्र एक ही ऐसा स्टेट है, वो है हमारे पास में मध्य प्रदेश, एमपी एक मात्र ऐसा स्टेट है जिसके अंदर की जो फॉरेस्ट एरिया है वो परमानेंट कर रखे कि ये जो एरिया है जैसे कि 10 एकड़ या फिर 20 एकड़ का एरिया वो परमानेंट है कि इसमें फॉरेस्ट ही होगा, इसमें और कुछ नहीं कर सकते आप। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमारे पास में आता है कि द इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्शन एक्ट। अब देखिए ये वाला जो एक्ट है इसके लिए डेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ईयर के अंदर इंप्लीमेंट करा गया था। तो इस एक्ट को इंप्लीमेंट करा गया था 1972 में। तो देखो जो भी आप लोगों को डेट्स वगैरह होती हैं, फिर डेटा वगैरह होता है, वो याद रखना होता है, वहीं से ज्यादा एमसीक्यू बनने के चांसेस होते हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि है हमारे पास में द बुक्सा टाइगर रिजर्व इन द वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटेड बाय ऑनगोइंग। अब इसको सीरियसली थ्रेटेड किसने किया था, तो ये हुआ था यहाँ पर डोलोमाइट माइनिंग से। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, एकदम से करेक्ट है। और फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कहा गया है कि आर द स्पीसीज, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है कि आर द स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। देखो अब एक्सटिंक्शन में जो होती हैं उनको कहा जाता है एंडेंजर्ड स्पीसीज। अब देखिए इसके अंदर आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि एक्सटिंक्शन मतलब क्या होता है। मतलब इसका ये होता है कि ये जो है ये स्पीसीज खत्म होने वाली हैं, कि मतलब इनकी बहुत ही कम प्रजातियां बची। जैसे कि आप लोगों को बताता हूं कि हमारे टाइम के ऊपर शायद आई थिंक कि मेरे पापा के टाइम पे, मेरे टाइम पे नहीं, मेरे फादर के टाइम पर जो बाज होते हैं ना, आप लोग जानते होंगे शायद, चील या फिर बाज, अभी तो ये बहुत कम होते हैं, लेकिन उस टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होते थे। बताते पापा कि हमारे जैसे कि आपकी जो हाइट है 5 फुट 10 इंच, ठीक है, 5'10" के बराबर की इनकी हाइट होती थी, इतने बड़े होते थे ये, जिनको चील कहा जाता है ना वो। तो अभी ये खत्म हो चुके हैं, तो यही होता है एंडेंजर्ड स्पीसीज। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ध्यान से सुनना है, इसमें फिर से कंफ्यूजन हो सकता है। वो ये है कि ब्लू शिप एंड एशियाटिक एलिफेंट्स एंड गैंगेटिक डॉल्फिन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। अब ये किसके एग्जाम्पल हैं,
तो ये जो एग्जाम्पल है ये है हमारे पास में वनरेबल स्पीसीज की। अब देखिए वनरेबल स्पीसीज वो होती हैं जो कि है ना 50% के पास में खत्म होने वाली हैं, कि उनकी जो 50% पॉपुलेशन है वो अभी बस खत्म ही होने वाली है, तो उनको जो स्पीसीज होती हैं उनको कहा जाता है वनरेबल स्पीसीज, कि वो बस अभी 50% से कम हो जाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है यहाँ पर कोन्या डैम इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम लोकेटेड। अब ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन, इसकी जो लोकेशन है वो है महाराष्ट्र के अंदर ये सिचुएटेड है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट सी बात बताता हूँ कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप है ना, जैसे कि डैम का ही ले लेते हैं हम एग्जाम्पल, ठीक है, कि डैम जो है, अब डैम से अगर एमसीक्यू आएगा तो वो ये आ सकता है कि लार्जेस्ट डैम कौन सा है, ठीक है, लार्जेस्ट डैम है, या फिर ओल्डेस्ट डैम कौन सा है, कि सबसे पुराना डैम कौन सा है, और फर्स्ट डैम कौन सा है, ठीक है। इन तीन के ऊपर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ा डैम कहां पर है, सबसे पुराना डैम कौन सा था, और फर्स्ट डैम कौन सा था जो कि कंस्ट्रक्ट हुआ था, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन आपको हर एक के बारे में याद रखने, डैम के बारे में भी याद रखना है, रेलवेज के बारे में भी याद रखना है, हर एक के बारे में ये तीन क्वेश्चन तो जरूर से याद रखने, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसके अंदर है कि 200 ईयर ओल्ड सिस्टम ऑफ टैपिंग स्ट्रीम का सिस्टम है एंड स्प्रिंग वाटर बाय यूजिंग द बैम्बू पाइप्स इज प्रिवलेड इन द स्टेट ऑफ। अब ये किसके अंदर फॉलो किया जाता है, 200 साल पुराना सिस्टम है टैपिंग स्ट्रीम वाला और स्प्रिंग वाटर वाला, अभी भी ये यूज में लिया जाता है, बस एकमात्र एक ही स्टेट है वो है मेघालय में ये आज भी प्रैक्टिस होता है, 200 साल पुराना तरीका, अभी तक भी लोग इसको काम में लेते हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि आप लोगों को याद रखना है, फिर से एक डेटा के ऊपर बेस्ड है, कि इसके अंदर पूछा गया है कि एज वन ऑफ द स्वीडिश एक्सपर्ट वाटर स्ट्रेस अकर्स व्हेन द वाटर अवेलेबिलिटी इज बिटवीन, कि मतलब पानी की कमी कब होती है, जो कि हर एक पर्सन के पर ईयर के हिसाब से कि इतना होगा तो पानी की कमी होगी और इतने में इतना होगा। तो इसका जो डेटा है वो रहता है हमारे पास में 1000 से लेकर के 1600 तक का डेटा रहता है। तो ये आपको याद रखना, ये डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 18, जो कि है हमारे पास में कि फ्रॉम द एंशिएंट टाइम द एविडेंसेस ऑफ अ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क हैज आल्सो बीन फाउंड इन द नागार्जुन कोंडा, ठीक है। आई थिंक ये मैंने थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर दिया, लेकिन ये जो आपको जगह है ये पता होनी चाहिए कि कौन से स्टेट के अंदर, तो ये जो है ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश के अंदर। और फिर इसके बाद में चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर कहा गया है कि इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज मेड द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी फॉर ऑल द हाउसेज अक्रॉस द स्टेट। तो अब देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहला स्टेट कौन सा था जिसने किया ना रूफ टॉप जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग था उसको कंपल्सरी कर दिया कि आपको लगवाना ही लगवाना पड़ेगा। तो ये जो स्टेट था ये था तमिलनाडु में आप लोग देखेंगे कि हर एक के घर पे आप लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम मिलेगा ही मिलेगा। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 20 है। 20 के अंदर कहा गया है कि इन इंडिया झूमिंग अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवार और दहिया। बेवार और दहिया कहते हैं। अब ये कहां पर कहते हैं, तो ये जो है ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जब आप जाओगे तो आपको कहा जाएगा कि प्रिमिटिव जो फॉर्म है उसको कहते हैं बेवार, और उसी के साथ में दहिया भी उसको कह सकते हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 के अंदर आप लोगों को कहा गया है कि रबी क्रॉप्स जो हैं, रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन द समर फ्रॉम अप्रैल टू। अब ये कौन सा मंथ होता है, मतलब बेसिकली ये भी डेटा के ऊपर ही बेस्ड है कि रबी क्रॉप्स इतने से इतने में कल्टीवेट होती हैं, तो अब उनको स्टोर करने के लिए टाइम कब से कब तक का होता है, तो अप्रैल से लेकर के जून तक का टाइम होता है। तो ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था कि 2-3 महीने ही उसको हार्वेस्ट करने के लिए चाहिए होते हैं, अप्रैल, मई और जून। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर कहा गया है कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन वर्ल्ड आफ्टर। हम सबसे ज्यादा चावल पैदा करते हैं सेकंड नंबर के ऊपर, लेकिन हमारे से ऊपर जो है वो आता है चाइना। चाइना के लोग ज्यादा चावल पैदा करते हैं और उसी के साथ में पता नहीं वो क्या क्या खाते हैं, कीड़े मकोड़े, वो तो उनके तो छोड़ो यार, वो तो है ही ऐसे।
चाइना वालों ने क्या करा, चाइना वालों ने कोविड लाया, ठीक है, चाइना वालों की वजह से ये सब कुछ काम हुआ था। तो चाइना वाले लोग हैं ही ऐसे। तो हमें तो इससे क्या मतलब है, हमें तो क्वेश्चंस करने हैं। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर कहा गया है कि जो हमारी वेट होती हैं उनको कितना एनुअल रेनफॉल चाहिए होता है कि जिससे कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होंगी। तो इनके लिए जो करेक्ट डेटा रहता है वो रहता है हमारे पास में 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक अगर रेनफॉल है तो गेहूं बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर कहा गया है कि इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रेस्पेक्ट टू द एरिया एंड प्रोडक्शन से, मतलब कि जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप कौन सी है। तो भैया थर्ड नंबर के ऊपर जो आती है वो आती है जवार। जवार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आई थिंक कि इनका जो ऑर्डर है वो होता है वेट, बताना कि मैं सही हूँ या फिर गलत हूँ। फिर उसके बाद में आता है राइस और फिर उसके बाद में आता है जवार, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर से बताना है कि ये मेरा सही है। अगर सही है तो आप लोग बता देना, अगर गलत है तो करेक्शन जरूर से कर देना, मैं सभी का लाइक कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर देखो एक बेसिकली एक मूवमेंट के बारे में है कि भूदान एंड ग्राम दान। तो ये मूवमेंट किसने इनिशिएट किया था। तो ये मूवमेंट जो था ये इनिशिएट करा गया था विनोबा भावे के द्वारा। ये जो मूवमेंट था वो स्टार्ट करा गया था, जो कि एक तरीके से ब्लडलेस रिवॉल्यूशन था। जैसे कि गांधी जी को ही ये फॉलो करते थे। गांधी जी भी क्या था कि उनका भी अहिंसा में ही था, और ये भी क्या था, ये भी एक ब्लडलेस रिवॉल्यूशन था, जिसके तहत कि क्या होता था कि भूदान ग्रामदान इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 26, जिसके अंदर है कि कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन द प्रायोरिटी फॉर इंप्रूविंग द इंडियन एग्रीकल्चर। हमारे इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है उसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो अभी इसको और इंपॉर्टेंस देने के लिए क्या किया गया था। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन के अंदर आपको दिया गया है कि स्टैब्लिश ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये भी एकदम से सही बात है कि इंडियन ICAR को स्टैब्लिश किया गया था। फिर सेकंड आता है कि डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ द मेट्रोलॉजी एंड द वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। जो किसान लोग होते हैं उनको पता लग जाता है कि भैया फसल को इतना पानी देना है, तो ये भी उनके ही हित में था। अब इसके बाद में आता है स्टैब्लिशिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ एंड वेटरनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स। तो ये भी सारे जो तीनों के तीनों ऑप्शन हैं वो उन्हीं के ही एग्रीकल्चर के ही बेनिफिट के लिए थे। तो तीनों इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 27, जिसके अंदर की कहा गया है कि जलपाईगुड़ी जो है वो है इज द मेजर टी प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। सबसे ज्यादा जो चाय पैदा होती है वो जलपाईगुड़ी में होती है। तो ये कहां पर है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये है वेस्ट बंगाल में है, जिसके अंदर की सबसे ज्यादा चाय प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है ये। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, ये तो डिस्ट्रिक्ट है लेकिन स्टेट कौन सा है जो कि सबसे ज्यादा चाय को पैदा करता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिए कौन सा स्टेट है। देखते हैं कि कौन कौन इसका सही आंसर देता है। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर आप लोगों को कहा गया है कि अक्रेबिया वेराइटी ऑफ अ कॉफी इज ग्रोन इन इंडिया। इट वाज इनिशियली ब्रॉट, मतलब कि पहले जो थे इसको कहाँ से लेकर के आते थे, तो इसको बेसिकली हम लोग इंपोर्ट करते थे, वो करते थे यमन से। तो यमन इसके लिए एकदम से करेक्ट हो जाएगा। एंड दिस वेराइटी ऑफ कॉफी इज द ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और सभी पूरे विश्व के अंदर इसकी सबसे ज्यादा ग्रेट डिमांड रहती है, मतलब हर कोई इसको पसंद करता है, इतनी अच्छी कॉफी होती है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है 29 के अंदर कहा गया है कि सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द पेनिसुला इन गुजरात, ठीक है। तो गुजरात के अंदर और एक और स्टेट है जो कि आपसे पूछा गया है, हैविंग द मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपोज। तो एक बात जरूर से याद रखना कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं इनके अंदर जो है, इनके अंदर पेट्रोलियम जो डिपॉजिट होते हैं उनके मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अब यहाँ पर दो स्टेट होते हैं, गुजरात के साथ में जो एक स्टेट है जिसके अंदर की पाया जाता है वो आता है हमारे पास में आसाम आता है। आसाम में भी जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उनमें हमें पेट्रोलियम डिपॉजिट देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन इसके लिए एकदम से हो जाएगा। नाउ अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 30, जिसके अंदर क्या आता है कि बीइंग मैलिएबल, डक्टाइल एंड अ गुड कंडक्टर इज मेनली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। तो ये कौन सा होगा, तो ये बेसिकली आप लोगों को पता है कि जो मैलिएबल भी है, डक्टाइल भी है, गुड कंडक्टर भी है। तो इनमें से क्या स्टील होगा, स्टील तो हो ही नहीं सकता। फिर सेकंड आता है मैग्नीज भी नहीं हो सकता। फिर थर्ड आता है कॉपर, तो कॉपर ही इसके लिए एकदम से करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सी ऑप्शन इसके लिए एकदम से सही हो जाएगा।
अब इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 के अंदर कहा गया है कि मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विद द वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन, जिसके अंदर कि आयरन का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है, तो इसकी कितनी परसेंट होती है? तो बेसिकली इसकी जो 70% जो कंटेंट होता है वो हमें मिलता है मैग्नेटाइट के अंदर, तो 70% इसके लिए एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर आपको कहा गया है कि दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट लाइज इन। अब ये जो बेल्ट है ये किस में लाई करता है? तो बेसिकली देखो ये जो बेल्ट है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र के बीच में, मध्य प्रदेश बोल रहा था मैं, तो महाराष्ट्र के बीच में ये बेल्ट देखने को मिलता है जिसका नाम है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर कहा गया है कि जो कोबाल्ट है वो किसका एग्जाम्पल है? तो कोबाल्ट एक फेरस मिनरल है, तो फेरस मिनरल होता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है सैंडस्टोन एंड माइका। सैंडस्टोन और माइका किसके एग्जांपल है? तो भैया सैंडस्टोन और माइका जो है वो एक नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, तो इसके लिए ये ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है 35 वाला जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आप लोगों के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ सकता है कि इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ, किसकी अवेलेबिलिटी से होती है? मार्केट से होती है, लेबर से होती है, रॉ मटेरियल से होती है, या फिर सभी से होती है? तो भैया एक इंडस्ट्री अगर आप सेटअप करने के लिए जाते हो तो आपको मार्केट क्या होनी चाहिए? मार्केट से आप कनेक्टेड होनी चाहिए, तो मार्केट तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। फिर सेकंड आता है लेबर भी अवेलेबल होनी चाहिए और उसी के साथ में चीप भी अवेलेबल होनी चाहिए, सस्ता भी हो और लेबर भी अवेलेबल हो, तो वहां पर हम इंडस्ट्री लगा देंगे। और उसी के साथ में जब ये सब है लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है तो वहां पे हम नहीं लगा पाएंगे, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल भी होनी चाहिए। तो इसीलिए जब तीनों की तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है तो इसलिए डी ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर कहा गया है कि इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ, देखिए किसके टर्म्स में है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, गिविंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ 35 मिलियन पीपल। 35 मिलियन का मतलब होता है 3.5 करोड़ पीपल्स को यहां पर रोजगार मिल रहा है। तो ये जो इंडस्ट्री है ये है हमारे पास में टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इसके अंदर ही सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है आईटी या फिर बाकी की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके कंपैरिजन में। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर हमें कहा गया है कि इन द अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कंसंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट। अब ये बेल्ट कौन सा था? ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो और इसको सही ढंग से याद रखना। तो ये जो बेल्ट था ये था हमारे पास में महाराष्ट्र और गुजरात का। तो आप ये याद रख सकते हो कि महाराष्ट्र और गुजरात की जो जोड़ी है ये हमें देखने को मिली थी किसके अंदर? ये देखने को मिली थी कि आई थिंक कि जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स थी वहां पर भी ये देखने को मिला था। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तरीके से आप जोड़ी बोल सकते हो। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर कहा गया है कि इन द अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वाज कंसंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ। तो यही आई थिंक कि क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है और इसका आंसर भी फिर से वही है, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो एक जैसा ही क्वेश्चन हो गया 2 बार। अब इसके बाद में था क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर कहा गया है ये वाली जो पॉलिसी है ये याद रखना कि नेशनल जूट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड। अब ये कब हुई थी? तो ये जो हुई थी हमारे पास में 2005 के अंदर हुई थी और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव ये था, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, इंप्रूविंग क्वालिटी एंड इंश्योरिंग द गुड प्राइसेस to the jute farmers and enhancing the yields per hectare। तो बेसिकली ये जो कमेटी बनी थी या फिर ये जो पॉलिसी थी नेशनल जूट पॉलिसी, इसके थ्रू क्या था कि एक तो अच्छी क्वालिटी मिल पाए और उसी के साथ में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ पाए और उसके साथ में प्राइसेस भी लोगों को अच्छी मिल पाए, फार्मर्स को भी और कंज्यूमर्स को भी। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर कहा गया है कि 60% ऑफ शुगर मिल्स इन इंडिया लोकेटेड इन। 60% आप देख सकते हो कि पूरा इंडिया एक तरफ और ये 2 स्टेट जो हैं वो ऐसे हैं जो कि है ना 60% अपने आप से कर लेते और बचा हुआ 40% पूरी कंट्री करती है। तो ये जो 2 स्टेट हैं इनका नाम है हमारे पास में उत्तर प्रदेश और बिहार। देखो उत्तर प्रदेश और बिहार जो है मतलब कि बिहार के या फिर यूपी के जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा माइंडेड होते हैं। आप देखोगे कि जितने भी यूपीएससी निकालते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं बिहार वाले होते हैं। तो मतलब एक तरीके से माइंड जो है और जो शुगर मिल्स हैं वो सब कुछ यहीं पर ही सिचुएटेड होता है और यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड। बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर कहा गया है कि इंडिया इज रैंक्ड, मतलब कि इंडिया की रैंक क्या है अमोंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर। हम जो क्रूड स्टील प्रोड्यूसर होते हैं उनमें हमारी
हमारी पोजीशन क्या आती है, तो हमारी जो पोजीशन है वो है 4th है पूरे वर्ल्ड के अंदर। हम खुद से ही है ना, जो क्रूड का मतलब होता है कि जो रो होता है जिसके अंदर की कोई भी आप लोग जो आपके घर पे स्टील का जो दरवाजा होगा वो होगा प्योर फॉर्म में। ऐसा नहीं होता ये, जब हम इसको निकालते हैं धरती से, जब निकालते हैं अर्थ क्रस्ट से, तो ये ऐसा नहीं होता, ये होता है रॉ फॉर्म में, तो उसी को ही कहा जाता है क्रूड। तो वो जो होता है उसके ऊपर इंडिया की जो पोजीशन है वो है 4th। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर कहा गया है कि द फर्स्ट सक्सेसफुल जो हमारी टेक्सटाइल मिल थी, जो फर्स्ट टेक्सटाइल मिल थी वो कहाँ पर स्टैब्लिश करी गई थी। देखो फिर से कट हो गया। फर्स्ट टेक्सटाइल जो मिल थी वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1854 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी, लेकिन कहाँ पर हुई थी, तो ये जो स्टैब्लिश हुई थी ये हुई थी बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे के अंदर स्टैब्लिश हुई थी पहली टेक्सटाइल मिल। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 43 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है कनेक्टिंग करता है, किस किस को कनेक्ट करता है, जैसे कि एक तो है पोरबंदर गुजरात का, आर द पार्ट ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज की ये पार्ट है, तो ये कौन से स्टेट से करता है, तो बेसिकली ये जो है ये होता है हमारे पास में आसाम से लेकर के गुजरात तक जो है ये बनता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। तो ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे जो है वो कौन से दो स्टेट्स के बीच में होता है, तो गुजरात और आसाम इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर कहा गया है कि द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सुपर हाईवे is to reduce the time and the distance between the mega cities of India। तो भैया बेसिकली जो हमारे सुपर हाईवे है उनका काम ये है कि आप ना स्पीड में चल सकते हो, तो उससे क्या होगा कि आपको जो टाइम है वो बच जाएगा, और उसी के साथ में जो डिस्टेंस है वो भी एक तरीके से शॉर्टेज डिस्टेंस ही बनाते हैं। एंड दिस हाईवे प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय, अब ये कौन इम्प्लीमेंट करता है, तो ये बस एक ही है वो इम्प्लीमेंट करती है, वो करती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, जिसका पूरा रेगुलेशन होता है हाईवे वगैरह के अकॉर्डिंग। तो यही आपको अगर आंसर नहीं है तो आप ये दिखे तो ऑप्शन में टिक कर देना। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर कहा गया है कि पेट्रोलियम एंड द पेट्रोलियम प्रोडक्ट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ टोटल कमोडिटीज इंपोर्टेड टू इंडिया। तो हम जो इंडिया के अंदर इंपोर्ट करते हैं उनमें से पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होता है उनका कितना परसेंट होता है, तो जो वो है 28.6%। तो देखो इंडिया को सबसे ज़्यादा यहीं पर ही हमारे मार खा जाते हैं हम लोग। अगर हमारे पास में पेट्रोलियम होता ना तो हमें ना किसी से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप देखोगे हम लोग शुगर भी खुद से ही बना लेते हैं, और उसी के साथ में हम जो वेट है वो भी खुद से ही कर लेते हैं, राइस के भी हम खुद ही प्रोड्यूसर हैं, टी के भी हम खुद ही प्रोड्यूसर हैं, कॉफ़ी के भी हम, सब कुछ है ना हम खुद से कर सकते हैं। लेकिन बस यहाँ पर है ना हमारे पास में पेट्रोलियम के इतने ज़्यादा जो है हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं है, तो ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए ड्रॉबैक रहता है। अदरवाइज हमारी जो कंट्री है वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री है। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर आता है कि बॉर्डर ऑर्डर मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो ये बेसिकली इस्टेब्लिश हुई थी हमारे पास में 1960 के अंदर। तो 1960 का एकदम से सही आंसर है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। अब देखिए क्या काम होता है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज, जो बॉर्डर एरियाज हैं उनकी जो रोड्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन का काम भी इसी के अंडर आता है। जो भी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि स्ट्रेटेजिकली जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो सब कुछ काम यहाँ पर BRO ही संभालती है। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर है कि द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया स्टीम ऑफ फ्रॉम, मतलब कहां से लेकर के कहां तक गई थी 1853 में। तो वो जो ट्रेन थी वो स्टार्ट हुई थी हमारे पास में, मतलब 34 किलोमीटर का उसका डिस्टेंस था। तो वो जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी मुंबई से थाने तक। मुंबई से थाने तक की जो ट्रेन थी वो ही थी हमारे पास में पहली ट्रेन थी इंडिया की। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर कहा गया है कि द इंडियन रेलवे नेटवर्क रन ऑन द मल्टीपल गेज ऑपरेशंस एंड हैज द मैक्सिमम टोटल ट्रैक इन किलोमीटर। ऐसा कौन सा है, मतलब कि बहुत तरीके के गेज होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा गेज कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जो गेज है ये याद रखना वो है हमारे पास में ब्रॉड गेज। तो ब्रॉड गेज इसके लिए एकदम से करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर कहा गया है कि पोर्ट जो है इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट ऑफ इंडिया। सबसे जो वेल प्रोटेक्टेड है, सबसे डीपेस्ट है, वो कौन सा है, तो वो है हमारे पास में विशाखापट्टनम का जो पोर्ट है वो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट है। मतलब कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उसके आसपास में ना जमीन है वो थोड़ा अंदर आकर के है।
अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर कहा क्या है, ये भी पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वॉज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद में जो पहला पोर्ट था वो यही था। तो ये जो पोर्ट है इसका नाम है हमारे पास में कंडला पोर्ट। तो कंडला पोर्ट जो था वही हुआ था जिससे कि है ना हमारा इंडिपेंडेंस के बाद में हम लोगों ने इसको खुद से बनाया। आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेक श्योर कि आप द एंड जरूर से लिखिएगा, जिससे कि मुझे भी पता लगेगा कि हाँ यार आप लोगों को ना ये वीडियोस अच्छी लगती हैं। और मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें।